या वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी, और अभी साथ रहिएगा इसलिए कि अभी हमारा 1 घंटे का शो बाकी है। तो अभी वक्त हुआ है टॉक शो का। जी, टॉक शो का वक्त हो गया है। रेडी हैं आप लोग? बहुत मस्ती मजाक हो गया, तो कुछ सीरियस बात के तरफ आते हैं। क्या ख्याल है, करा जाए? अगर आप टॉक शो के लिए रेडी नहीं है तो मैं एक जोक सुना देता हूँ हाँ, करप्शन आप पे। जोक सुना दीजिए फिर उसके बाद। बिल्कुल। करप्शन जो है ना वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, और कैसे करप्शन को ख़त्म कैसे किया जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि करप्शन ख़त्म करें, क्योंकि करप्शन जो है ना वो बेसिक से शुरू हुई हुई है। तलबा के दाखिले के लिए हेडमास्टर ने फोटोग्राफर को बुलाया, 100 रुपये फ़ी, 10 रुपये फ़ी बच्चा जो है ना, वो बात पक्की हुई। हेडमास्टर ने असातिज़ा से कहा कि फ़ी बच्चा 30 रुपये इकट्ठे किए जाएं, यानी कि 10 से बात 30 पे पहुँच गई। असातिज़ा ने क्लास में ऐलान कराया कि सुबह हर बच्चा फ़ोटो के लिए 50 रुपये लेकर आएगा। बहुत और आगे बढ़ गई। बच्चे ने घर जाके माँ से कहा स्कूल वालों ने फ़ोटो के लिए 100 रुपये मंगवाए हैं, और आगे बढ़ गए करप्शन। शाम को माँ ने बच्चे के बाप को बताया कि स्कूल वालों ने मुन्ने से 200 रुपये फ़ोटो के लिए मंगवाए हैं। तो जो बात फोटोग्राफर के साथ 10 रुपए में शुरू हुई थी, वो घर पहुंचते 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 यानी कि सब लोग उसमें से जो जिसको भी मिलते वो अपना ट्रक के आगे पे पहुंचा देता। तो 100 रुपए से बात पहुंची और 200 तक घर पे पहुंची, यानी कि रिसीवेबल तक। ये करप्शन का जो है ना वो स्टार्ट होता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अपने मुआशरे में, अपनी कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द में इग्नोर करते रहते हैं ना, तो यही करप्शन जो है ना आगे बढ़ता बढ़ता जो है ना वो नासूर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और हमारे मुल्क में ये करप्शन इसलिए आगे बढ़ा, और दूसरे मुल्कों में, मगरबी ममालिक में इसलिए लिमिटेड हो गया कि यहाँ पर हर चीज़ इन राइटिंग में होती है। मेमो भेज दिया जाता है घर पर कि भाई बच्चे को फोटोग्राफ के लिए इतने पैसे भेजने, इतने डॉलर्स भेजने, और हमारे वहाँ हर चीज़ वर्बली होती है। नहीं, अगर ये लोग वर्बली भी रखें तो उसका भी एक पैटर्न मुकर्रर किया गया है ना कि भाई आप ठीक है। वर्बली तो कोई भी बीच में से उसको चेंजेस कर तो सकता है, आप ये समझते हैं कि वर्बली करने की वजह से करप्शन बढ़ गई। एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। इससे बहुत करप्शन को रोकने में मदद मिल सकती है, इसलिए कि आप उससे मुकर नहीं सकते जो राइटिंग में होती है ना चीज़। अब अगर बच्चा अगर सोचे कि वो अगर उतने पैसे रखना चाहे, या उसकी बीवी भी अपनी उसकी माँ पैसे रखना चाहे, बटोरना चाहे, तो उसको सबसे पहले तो उस लेटर को चेंज करने के लिए किसी लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, रीटाइप करना पड़ेगा उसको, तो और इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। फाइल को जो है ना वो ऑफिशियली इन राइटिंग आगे बढ़ाने के वो ऑफिशियल अमाउंट जो होगा 100 रुपये होगा, अनऑफिशियली फाइल को पर लगा के आगे उड़ाने में 1000 रुपए होंगे। तो ये करप्शन होती है ना। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो बहुत सी बातें कहती है, और अगर उससे आप 1 घंटे बाद पूछो ना तो वो कहेगी मैंने ये बात कही नहीं थी। अब ये बात से सोहेल की लतीफ़े की मुझे याद आ गया कि अब जब मैं उस औरत से मिलूंगी तो मैं अपना फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दूंगी। क्या आपने ये बात ये अपनी आवाज में ये चीज तो हमारे सियासतदानों में भी है ना। जब सियासतदानों को कोई बात हाँ एग्जैक्टली, जब वो कुछ कहते हैं और उसके बाद उनको 1 महीने बाद दूसरा स्टेटमेंट देते हैं तो उनको पुरानी बात याद नहीं हो रही होती, लेकिन मीडिया हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता तो फिर वो चला के दिखाया था। हाँ। तो वो देख रहे होते हैं यार ये कहाँ फंस गए, तो इसीलिए वो बड़े मोहताज होते हैं अपने बयानात में। लेकिन फिर भी जोर बयान में कभी ना कभी ऐसी बात करते जाते हैं जो बाद में उनकी ही पकड़ में आती रहती है। जी बिल्कुल है। तो ये बात हो रही थी। खैर अभी चलें, फिर मैं टॉक शो का इब्तिदा करती हूँ। 1 सेकंड, मेरी कॉपी दे। ओके जी, तो टॉक शो सीरियस बात, कोई हंसी मजाक का टाइम ख़त्म। आप गौर से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सोहेल से थोड़ा सा डिस्कस किया, उन्होंने कहा बहुत फ़लसफियाना है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मेरे लिसनर में ख्याल में 7-8 साल से मुझे सुनते सुनते काफ़ी मेरी बात की गहराई तक जल्दी पहुंच जाते, अब उन्हें इतना टाइम नहीं लगता। तो मेरा आज का टॉक शो का टॉपिक ही है सवाल। ये आप लोगों से सवाल है, आप लोग भी बताइएगा कि ये मेरे सवाल का क्या जवाब होना चाहिए। तो ये सवाल ये इस तरह है कि मैं आपसे पहले भी अक्सर बता चुकी हूँ कि हमारी उर्दू की बहुत सी कहावतें या इंग्लिश के बहुत से प्रोवर्ब अगर सोचा जाए तो हमारे जहनों में बहुत से सवाल खड़े कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग लोग या जो स्कॉलर्स या राइटर्स बहुत सी बातें ऐसी कह गए जो सुनने में तो कानों को बहुत अच्छी लगती है,
मगर वो एक सवाल की तरह हमारे जहनों पर हथौड़े बरसा रही होती है, या फिर जिसे कहकर ये स्कॉलर समझाना भूल गए कि उन्हें ये बात कहने से क्या मुराद थी। वैसे तो मेरा टॉक शो आज एक साथ 3 मुहावरों पर बात करूंगी। उसका पहला मुहावरा है, लेकिन उन तीनों में क्या कनेक्शन है वो जब आप मेरा टॉक शो सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 मुहावरों में से सबसे पहला मुहावरा जो मुझे अक्सर समझ नहीं आता, बूढ़ा बच्चा बराबर। पहला मुहावरा। अब अगर हर कोई मतलब ये एक दूसरे को समझाता नजर आता है कि जब कोई बुजुर्ग की बात होती है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कहता है कि मेरे फादर आजकल बहुत किचकिच कर रहे हैं, तो दूसरा उसे समझाने लगता है कि तुमने ये कहावत नहीं सुनी, बूढ़ा बच्चा बराबर। हालांकि जब ये खुद इस बात पर अमल करने की बात आए तो हमेशा वो इंसान जो दूसरों को समझा रहा होता है वो इस पर अमल नहीं कर पाता, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो इंसानी दिमाग मानने को तैयार नहीं है। 2 अल्फाज हैं इस मुहावरे में, बच्चा और बूढ़ा। चले पहले बच्चों की बात करते हैं। बच्चों की बदतमीजी, जिद और बहुत से एक्शन या एंगर टेंट्रम जब उनको होता है, जब आपने देखा होगा, मैं तो अक्सर एयरपोर्ट पे देखती हूँ जिस तरह वो फ्लोर पे लेट के पैर चला रहे होते हैं, अगर वही हरकत अगर आप किसी बूढ़े को देखें कि वो जमीन पे लेट के अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह पैर चला रहा हो, तो क्या आप कहेंगे कि नहीं इग्नोर करो, बूढ़ा बच्चा बराबर? कहेंगे आप क्या? मतलब वो तो एक तमाशा बन के रह जाएगा ना। इसलिए कि हम एक बच्चे से तो जिद्दीपन एक्सपेक्ट करते हैं, उससे एंगर टेंट्रम भी एक्सपेक्ट करते हैं, और बहुत से लोग उनको, बड़े लोग जो होते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इग्नोर करो, बच्चा है, जिद पे चढ़ा हुआ है, इसलिए कि वो एक एंजल है, वो अभी दुनिया में आया है, उसे दुनिया के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता। लेकिन एक बूढ़ा, अगर 60-70 साल का बूढ़ा अगर यही फ्लोर पे लेट के किसी बात के लिए जिद करे तो क्या होगा? क्या उसे लोग इग्नोर करेंगे, या उसके अपने इग्नोर करेंगे, या वो तमाशा बन के रह जाएगा? तो फिर हमारा ये कहने का मकसद कि बच्चा बूढ़ा बराबर, क्या हम वाकई उस पर अमल करते हैं? क्यों नहीं हम अमल करते? कि कोई बच्चा किसी बड़े से बदतमीजी करता है तो हम कहते हैं कि चलो बच्चा है, जाने दो, उसे प्यार से समझाते हैं। मगर कोई बुजुर्ग बदतमीजी करे या कोई आधेड़ उम्र किसी को जलील करे, वाहियात बके, तो हम ये नहीं कहते कि बूढ़ा बच्चा बराबर, जाने दो, बल्कि हम कहते हैं कि उम्र देखो और करतूत देखो, उसने तो जिंदगी से कोई सबक सीखा ही नहीं। और अगर कोई बहुत ही तालीम याफ्ता आधेड़ उम्र कोई जिद्दीपन और अक्खड़पन करे तो हम कहते हैं कि इसने तो पढ़ लिख कर डुबो दिया। यहाँ पर मेरे आगे तीनों मुहावरे या तीनों कहावतें या जो भी कहें वर्डिंग्स, एक तो मैंने कहा बच्चा बूढ़ा बराबर, एक पढ़ लिख कर डुबो दिया, और एक बुढ़ा सठिया गया है या बुढ़ी सठिया गई है, उम्र देखो और करतूत देखो। तो इस बात करते हुए मुझे एक बात याद आई। कुछ दिनों मैंने टीचिंग भी करी थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो टीचिंग का भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो आई वॉज अ टीचर, और मैं एलिमेंट्री स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तो वहाँ पर ये होता है कि जब प्ले टाइम होता है तो एक बड़ा सा बॉक्स निकालते हैं, और उसमें ये होता है कि हम सारे बच्चों को जमा करते हैं, पास बिठाते हैं उस बॉक्स के, और सबको बारी बारी कहते हैं कि इसमें से अपनी पसंद का टॉय निकाल के खेलो। अब उस वक्त ये होता है कि अक्सर बच्चे, उनमें से 50-50 चांसेस होते हैं, अक्सर बच्चे ये होता है कि एक बच्चा जो टॉय निकालता है, दूसरा बच्चा उस पूरे बॉक्स को इग्नोर करके वो कहता है मुझे भी यही टॉय चाहिए। ये हुए बच्चों की बचपना। लेकिन जब बड़े होकर कोई बड़ा इंसान यही हरकत करे कि जैसे एक बच्चे ने की कि हमें भी यही टॉय चाहिए जो इस आगे वाले बच्चे ने उठाया है, तो आप उसको क्या कहेंगे? यानी वो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि बचपना या क्या, जैसे बड़े होकर दूसरों से दौलत में बढ़तरी ले जाने के लिए कोई करता है हरकतें, या कोई गलत काम यूज करता है, गलत तरीके यूज करता है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि बचपना है चलो जाने दो, हम उसे हसद जलन कहेंगे। तो ये जज्बे जो बचपन में होते हैं वो बड़े होके बहुत बदल जाते हैं। तो फिर हम ये कहावत पे क्यों अमल करते हैं, या क्यों हम इस कहावत को ज़बरदस्ती एक दूसरे पे थोपते हैं, या हम अपने बच्चों को एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बूढ़े हो जाएं तो हम चाहे कितनी ही बदतमीजी करें, कितनी ही वाहियात बातें बके, कितनी ही गालियां बके, कितना ही किसी से बुरा सलूक करें, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमें उसी तरह बिहेव करें, उसी तरह डील करें जैसे एक बच्चे को डील किया जाता है। नहीं होता ऐसे, इसलिए कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं या हम जिंदगी के बहुत से तजर्बों से गुजर जाते हैं
तो दुनिया में हमारी अपनी औलाद क्यों, हर कोई हमसे एक तरीके का बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है। इसलिए कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसने दुनिया के कोई उसूल नहीं सीखे होते, उसे सिर्फ खाने के लिए और भूख लगती है तो रोना आता है, जो नेचुरली वो लेकर आया होता है अपने अंदर एक एबिलिटी। उसके बाद उसका ज़िद्दीपन, अक्खड़पन, वो सब उसकी नासमझी और दुनिया में आने का नया नया तजर्बा होता है। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं और हम इस किस्म के ज़िद्दी अक्खड़ बच्चों की तरह करते हैं, तो या तो हम कहे जाते हैं कि ये तो बुढ़ा सटिया गया है, ये जाहिलियत है, या हम कहेंगे कि पढ़ लिख के डुबो दिया है, या इस तरह की बातें करते हैं। तो बचपन में जो ज़िद कहलाती है, बड़े होकर वो बदमिजाजी और गुरूर कहलाती है। बच्चों से हम ज़िद्दीपन, एंगर टेंट्रम, अपनी चीज़ों को शेयर ना करना हमें इतना हैरान नहीं करता, मगर बुज़ुर्ग ऐसा करते हैं तो हमारे जहन में यही सवाल उठता है कि शख्स ने इतनी बड़ी उम्र के बावजूद ज़िंदगी के तजर्बों से कोई सबक हासिल नहीं किया। अब ये क्यों होता है ऐसा? आपने कभी देखा है कि कुछ लोग, जो पुराने लोग होते हैं, वो ऑरेंज किस तरह खाते हैं? हम लोग आजकल तो हम जानते हैं कि ऑरेंज का अगर जूस निकाल लिया जाए तो उसकी छील में बिल्कुल एक कड़वाहट होती है। लेकिन पुराने लोग इस मशीनों को यूज़ नहीं करते थे। वो लोग इस बात के आदी थे कि वो ऑरेंज को काट के और छील के और पूरी इसकी एक स्लाइस लेके मुंह में डाल देते थे, तो वो इस बात के आदी थे। लेकिन आजकल के लोग जब ऑरेंज, हमारी ज़िंदगी के तजर्बों को एक ऑरेंज की शक्ल में लेते हैं, और उनको इतनी सेंस नहीं होती है कि ऑरेंज का मेन चीज़ जो होती है वो जूस होता है। वो जूस के बाद वो उसका जो स्किन और वो बाकी जो है वो बेकार कड़वाहट रखता है, तो वो हम नहीं करते। यानी हम अपने ज़िंदगी के तजर्बों में से सारी बातें जज्ब कर लेते हैं, हालांकि वो सारी बातें जज्ब नहीं करना होता है, हमें एक लेसन सीखना होता है कि हमने अगर ये स्टेप उठाया तो हमें ये नुकसान हुआ, हमने इसके साथ लड़ाई की तो हमारी बदनामी हुई, हमने इसके साथ बदतमीज़ी की तो हमने अपना नुकसान किया, हमने अपनी घर वालों के साथ बदतमीज़ी की तो हमारे ये नुकसान हुआ कि हमारे घर वालों ने हमसे ताल्लुक़ तोड़ दिया, हमसे दूर हो गए, हमने दोस्तों से लड़ाई की तो हमारे दोस्त हमको छोड़ के चले गए। तो वो नुकसानात पे गौर करने की जगह हम उन बुज़ुर्गों की तरह हो जाते हैं जो ऑरेंज को पूरा खाना चाहते हैं, यानी उसकी कड़वाहट अपने अंदर उंडेल लेते हैं, अपने अंदर उस पील किए हुए उसके इस खाली स्किन के को चबाने से जो कड़वाहट आती है ना, उसको भी उंडेल लेते अपने अंदर, वो अपने अंदर जहर सारा उंडेल लेते। हालांकि उस चीज़ में देखे जाए तो एक ऑरेंज जूस जो है वो शहद की तरह है, वो बड़ा मज़ेदार होता है, और जब जूस निकाल लिया जाए तो उसकी स्किन और वो बड़ी कड़वाहट लिए हुए होती है। तो एक शहद है और एक जहर है। तो हम जो ज़िंदगी के तजर्बों से करते हैं वो ये करते हैं कि हम शहद के साथ साथ जहर को भी अपने अंदर भर लेते हैं, जो वो जहर को हमने भरना नहीं होता है बल्कि वो बाहर थूक देना होता है। बिल्कुल इसी तरह आपने देखा होगा बादाम खाते हुए, अगर कभी आप रॉ एलमंड्स खाएं तो आप 10 बादाम खाएंगे तो उसमें से कभी एक कड़वा निकल आएगा, तो आप क्या करेंगे उस वक्त? अगर आपके मुंह में 4 बादामें होंगी, उसमें से अगर एक कड़वी निकलेगी तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप वो एक कड़वी के साथ वो 3 जो मीठी बादाम है उसको भी थूक दें। तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि अब एक हीरा तराशने वाले, आप जानते हैं कि जब हीरा तराशा जाता है किसी जेवर में फिट करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो हीरा जो तराशा जाए वो आपकी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल उसी शेप का निकले। कुछ हीरों में इस तरह की नोकें निकल आती है, इस तरह की नोकें निकल आती है जो इंसान का जिगर काट सकती है। तो यही बात है कि हमें ज़िंदगी के तजर्बों से उस जूस को निकालना है, उस मिठास को अपने अंदर डालना है, उस शहद को अपने अंदर उंडेलना है, उस जहर को अपने अंदर नहीं भरना है कि जिस तरह ये कहा ना कि कड़वे बादाम की तरह या ऑरेंज के छिलके की तरह हम उस जहर को जब अपने अंदर उगलते हैं, फिर जब हम बूढ़े होते हैं और हम जब बदमिजाजी करते हैं या हम कड़वी कसैली बातें करते हैं, तो हम दरअसल ये कर रहे होते हैं कि हम उस बादाम को, जो कड़वी बादाम हमारे मुंह में आ गई है, जो हमने चखे बगैर खा ली, उसको दूसरों के मुंह पे थूक रहे होते हैं। इसी तरह जैसे कि हीरा कोई नोकदार हो जाए तो अगर आप उसको फिर भी जेवर में फिट करें और कोई इंसान अगर उसे पहने तो वो उसके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। मैंने कहा ना, वही तरीका होता है कि जब हम थूक रहे होते हैं किसी के ऊपर कड़वा बादाम या ऑरेंज का छिलका, या जिसे दूसरे अल्फाजों में कह लें अपने कड़वे अल्फाज, अपने कड़वे ताने, अपनी कड़वी बातें, तो हम उस इंसान को अपने आप से बहुत दूर कर रहे होते हैं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कहा जाए
चलो भाई बूढ़ा बच्चा बराबर, चलो इसकी उम्र हो गई है इतनी, चलो। कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें? ये मुहावरे में आप बताएं कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि बूढ़ा बच्चा बराबर और हम हर चीज़ को इग्नोर करें? हम बच्चों को तो कहते हैं तुमने छोटे थे, तुमने तो, हमने तुम्हारे को इतने प्यार से पाला और तुमने हमारा ये हाल किया। तो इसलिए कि बच्चे बच्चे होते, मासूम होते। ये बात आप अपनी औलादों से करने की जगह आप अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं कि हमने आपने का बहुत एहसान है कि हम जब छोटे थे तो आपने हमें इतने, हम मासूम थे तो हमें प्यार से पाला। तो इसकी क्या वजह होती है? क्या वजह होती है कि एक ही ख़ानदान के लोग, अगर एक ही ख़ानदान में 2 बच्चे पल रहे हैं तो वो दोनों जब बड़े होते हैं, एक ही एनवायरनमेंट से गुजरे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बिहेवियर में, दोनों के एटीट्यूड में बड़ा फ़र्क होता है। क्यों होता है? इसलिए कि हम में से कुछ लोग उस कड़वाहट को थूकना नहीं जानते, उस जहर को अपने अंदर, अपनी नसों में, अपने खून में, अपने दिमाग में, अपने ज़मीर में, अपने नफ्स में इस तरह कूट कूट कर भर लेते हैं कि हम उसको जानते नहीं हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर हमने उसको बाहर थूकना शुरू कर दिया, दूसरों के ऊपर, दूसरों के मुंह पर थूकना शुरू कर दिया, तो ये सब लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। इसी तरह जो तन्हा रह जाते हैं दुनिया में, आखिरत में, या बड़े होकर या बड़ी उम्र में जिनके बच्चे छोड़ जाते हैं, जिनकी बीवियां छोड़ जाती है, जिनके शौहर छोड़ जाते हैं, उसकी मेन वजह यही होती है कि आपने ये नहीं सीखा कि ज़िंदगी के तजर्बों से जो आपने सबक हासिल किया उसको आपने याद नहीं रखा, बल्कि उसके नेगेटिव असरात को अपने अंदर जहर की तरह भर लिया। तो मेरा आज का यही सवाल है कि अब ये जो मुहावरे हैं ये हम किस तरह एक्सपेक्ट करें, किस तरह अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी के साथ, इसलिए कि ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब मैथ्स का देखें, अगर ये हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बों को किस तरह याद रख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरकीब है। आप कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप साइकोलॉजी का दे रहे हैं, जोग्राफी का दे रहे हैं, हिस्ट्री का दे रहे हैं, थोड़ा बहुत अल्फाजों का आगे हेर फेर चल जाता है। मतलब आप अगर कोई बादशाह की तारीफ़ कर रहे हैं, कोई मुग़ल बादशाह की तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपने पता है एक वर्ड है कि आपने उसकी तारीफ़ करनी। अब आप चाहे उसकी रहमदिली की तारीफ़ करें, उसके अच्छी खुराक की तारीफ़ करें, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करें, दैट वर्ड रिमेन्स द सेम, लाइक यू आर अप्रिशिएटिंग के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं आप। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी तरफ से एक वर्ड और एक फॉर्मूला अपनी तरफ से नहीं लगा सकते। इट्स अ फिक्स फॉर्मूला। कोई भी सवाल का एक फिक्स फॉर्मूला होता है जिसका आपने जवाब दो और वही जवाब सही होता है। उसको आप अपनी तरफ से अज्यूम करके, गैस करके नहीं एडिशन या डिस्ट्रैक्शन कर सकते या सब्ट्रैक्शन कर सकते। इसी तरह ज़िंदगी एक मैथ का फॉर्मूला है, और मैथ का फॉर्मूला आपको ये सिखाता है कि हर ज़िंदगी के एक अच्छे जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, यानी आपने ईवल नहीं बनना है, आपने एंजल बनना है। यही फ़र्क अगर इंसान जान ले कि एंजल और ईवल में कितना फ़र्क है, और ज़िंदगी का ये समझ ले कि ज़िंदगी की मैथ है, इट्स नॉट हिस्ट्री, इट्स नॉट सिविक्स, इट्स नॉट साइकोलॉजी कि आप अपनी तरफ से कोई भी एडिशन कर लें। इट्स अ मैथ, फिक्स सवाल, फिक्स जवाब, जिस पे चलकर ही आप अपने ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। यानी आपने ये सीखना है कि आपने हनी डर्म यानी शहद की मक्खी के उसमें घर में से आपने सिर्फ शहद निकालना है। अगर आपने शहद की जगह उसमें शहद की मक्खियों को भी मार दिया और फिर उसको खाने की कोशिश की, तो क्या वो खाने के काबिल रहेगा? तो इस बात को सीखना चाहिए, और वो ये इसलिए हम नहीं सीख पाते कि हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बों के सबक को जब गुजरती है तो हम बोलते हैं कि हाँ हम ये याद रखेंगे, हमें ऐसे वक्त में ऐसा बिहेव करना चाहिए, हमें ऐसे वक्त में ऐसा लोगों को अपना गर्विदा बना के लिए, अपनायत कायम रखने के लिए हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जब मौका पड़ता है, जब वाकई वो सिचुएशन आती है, तो यू एक्ट ऑपोजिटली। आप ये करते हैं कि कड़वे बादाम की तरह लोगों के मुंह पे थूकना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कि आप अपने ज़िंदगी के तजर्बों को याद नहीं रखते, इसीलिए तो आप एक तमाशा बन जाते। इसी तरह कि अगर कोई बच्चा फ्लोर पे गिर के अगर वो जिद कर रहा है तो उसको कोई तमाशा बना के 10 लोग खड़े नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कोई अधेड़ उम्र का आदमी ज़मीन पे फ्लोर पे गिर के और अपने पैर चला रहा है, तो क्या होगा? उसका तमाशा ही बनेंगे ना, आप सब हंसेंगे ना, जग हंसाई होगी ना। तो जब हम ये कहते हैं कि बच्चा बूढ़ा बराबर, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम बुज़ुर्ग लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते।
बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, बच्चों की तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते, उनसे डिमांडिंग चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए कि वी आर नॉट चाइल्ड। अगर हम अपनी औलादों से कोई चीज़ डिमांड करके मांगेंगे तो इज़ इट वर्थ, वो स्टबन होके कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं ये कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको अपना बिहेवियर ऐसा रखना होगा, आपकी ज़बान में इतनी मिठास होनी चाहिए कि वो मोहब्बतें खुद ब खुद उंडेल कर आ जाए, खुद ब खुद उसके अंदर फीलिंग्स जमा हो जाए। तो हमारे बुज़ुर्ग यही करते हैं आजकल। हमारे बहुत से घरों में बुज़ुर्गों का इसलिए बुरा हाल है कि वो लोग बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बों से अपने औलादों को हैंडल करना नहीं सीखते। इसी तरह एक दोस्त भी दूसरे दोस्त को खो इसीलिए देता है कि वो अपने दोस्त को इतने सालों से अगर जानता है तो उसका नेचर नहीं जानता, उसके असल नेचर को नहीं पहचानता कि किस वक्त उसको किस तरीके से अपने दोस्त को हैंडल करना है। वो हैंडल करना, अपने आमालों को हैंडल करना, यही है आपको जन्नत की तरफ ले जा सकता है। और यही एक फिक्स होता है कि जिसकी वजह से उसके लिए आसान तरीका, अगर आपको नहीं आप सीधे रास्ते पे चल सकते, अगर आप अपने ज़िंदगी के तजर्बों से सबक हासिल किया हुआ भूल जाते हैं, तो एक बहुत आसान तरीका है कि अगर आपको याद रखना है कि आपने ईवल नहीं बनना है, आपने कोई गलत काम नहीं करना, आपने चोरी नहीं करनी, आपने पड़ोसियों से हसद करके कि वो इतने अमीर हो गए दौलत के पीछे नहीं भागना है, आपने गबन नहीं करना है, आपने रिश्वत नहीं लेनी है, तो उसके लिए आसान तरीका है कि आप दोज़ख के बारे में पूरी मालूमात हासिल करें, पूरी A to Z के मरने के बाद क्या होगा। वो किताब आप पढ़ें बार बार और बाकायदा कुरान के उसमें से भी देखें कि दोज़ख के बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो चीज़ें शायद उसका खौफ, उसका डर, अल्लाह का डर, दोज़ख का खौफ आपको फिर सीधे रास्ते पर लगे और फिर आप सीख जाएं कि एक शहद की मक्खी के जुगड़ में से आपने सिर्फ हनी निकालना है। आपने अपनी ज़िंदगी के सबक से सिर्फ कड़वाहट को नहीं अपने अंदर उंडेलना है, बल्कि ज़िंदगी के सबक से वो सबक हासिल करके ऐसी दोबारा सिचुएशन आए तो आपने किस तरह हैंडल करना है। उसके लिए कुछ ऑप्शन बताऊंगी मैं आपको कि किस तरह आप कर सकते हैं। इसे मैथ का सवाल समझे, ज़िंदगी एक मैथ का सवाल है, साइकोलॉजी का सवाल नहीं है, हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ज्योग्राफी का नहीं है, बल्कि एक मैथ का सवाल है जो आपको एक ही रास्ता है जो आपको जन्नत की तरफ ले जा सकता है और उसका ऑपोजिट रास्ता आपको दोज़ख की तरफ ले जा सकता है। तो उसके लिए कुछ ऑप्शन बताऊंगी। हर चीज़ पे रिएक्ट करना ना सीखें। आपके रिएक्शन से, आपके ज़िद्दीपन से, आपके अक्खड़पन से ये रिएक्शन शो करने की जगह उसको पहले सोचें कि आप क्या ये रिएक्शन क्या रिजल्ट लाएगा। आप जब रिजल्ट को पहले सोचेंगे फिर आपके मुंह से अल्फाज अदा होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अब बादाम नहीं थूक रहे, बल्कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपके तजर्बों के निचोड़ से कर रहे हैं। शहद भरे अल्फाज, शहद भरा लहजा है, फिर आप किसी को भगाएंगे नहीं अपने से दूर। तो हमेशा उस रिएक्शन को शो करने से पहले अपने एक्शन को गौर से सोचें और उसका रिजल्ट सोचें और अपने विजन रखें। विजन यानी हर वक्त अपनी मेमोरी में अपने बीते हुए तजर्बों को याद रखें, कोशिश करें उसे दोबारा से दोहराते रहना, अपनी गलतियों से सीखें। उसके बाद मैंने कहा गलतियों से सीखने के अलावा उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपने अपनी चीज़ों को ये देखना है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मोस्टली जो हम गुनाहगार बनते हैं, जो मेन उसूल है, कहा जाता है दौलत, औलाद और ये सब चीज़ें, तो आपने मनी को देखना है कि पैसे इज़ नॉट एवरीथिंग। ये ज़िंदगी आपको एक बहुत बड़ा तजर्बा सिखाती है जो हम अक्सर नहीं सीखते। हम समझते पैसों से खुशियाँ ख़रीदी जाती है, हर चीज़ आ जाती है, लेकिन पैसे से आप खुशियाँ नहीं ख़रीद सकते, पैसे से आप अच्छे अमाल नहीं ख़रीद सकते। तो उस चीज़ों से जो कुछ ख़रीद कर ना दे आपको, उसको बहुत सारा जमा करने से क्या मतलब है। तो आप उसकी वैल्यू सीखें, उसकी वैल्यू क्या है, कि उसको किस हद तक जमा करना चाहिए, कितनी की आपको ज़रूरत है, और उसके अलावा हर चीज़ में मेहनत करना सीखें। ये ना सोचें कि हमारे पास टैलेंट नहीं है इसका, नहीं। टैलेंट के कम होने के बजाय, यानी अगर आप में कोई बुराई है, आप में कोई कमज़ोरी है, तो उस कमज़ोरी को आप दूसरी अच्छी चीज़ से ढांप सकते हैं, उस दूसरी अच्छी आदत से उसको कवर अप कर सकते हैं। यानी अगर आपका एंगर टेंट्रम है या आपका गुस्सा बहुत, आप टेम्पर लूज़ करते हैं, तो आप अपने घर में पंच बैग लेकर आएँ। जैसे ही आपको गुस्सा आए, इंस्टेड ऑफ अपने बच्चों पे चीखने की जगह, अपने भाई बहनों पे चीखने की जगह, जस्ट गो टू योर रूम, उसको मारें खूब, पंचिंग बैग को खूब मारें। फिर जब बाहर आप निकलेंगे तो आप बड़े सुकून से होंगे।
फिर आप अपने घर वालों को नहीं खो देंगे, आप अपने भाई बहनों को नहीं खो देंगे, इसलिए कि आपने वो कड़वा बादाम उनके मुंह पे नहीं थूका है, बल्कि जाके वो पंचिंग बैग के मुंह पे थूक दिया। तो हर चीज़ का हल मौजूद है। यानी अगर आप में कोई कमज़ोरी है तो आप एक आदत की कमज़ोरी को दूसरी अच्छी आदत से कोटिंग करें उसको। हार्ड वर्क को, मैंने कहा, हमेशा टैलेंट की शॉर्टकम्स को या अपनी बुरी आदतों को आप दूसरे तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरी एक गलती जो हम करते हैं ज़िंदगी में, हमारे कैरियर, हमारी दौलत और उसके कमाने के लिए हम रिश्तों को बैलेंस नहीं करते, इग्नोर करते हैं अपने घर वालों को। और जब इग्नोर करते हैं तो वही चीज़ें हमारे बच्चे हमारे साथ सीखते हैं और हमारा बुढ़ापे में फिर बुरा हाल होता है। तो आप ये हमेशा याद रखें कि यू आर द मॉडल रोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा सलूक हो तो आपने शहद की तरह बातें करना सीखना है। अपने आपको मॉडल रोल समझकर अपने कैरियर और मनी मैटर्स के साथ अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करना है। और फिर ये है कि मैंने कहा कि वही लोग अलग अकेले रह जाते हैं जो बहुत स्टबन होते हैं, जिनका ईवल बिहेवियर होता है। इसलिए कि आप ये अगर याद रखें कि आपके वर्ड्स हैव लॉट ऑफ डिफरेंस, लॉट ऑफ पावर। आपके वर्ड्स में, आपकी कही हुई एक एक लफ्ज़ में, बहुत से आपके लहजे में इतना पावर है कि वो किसी को आपके बहुत करीब ला सकता है और आपके करीब लोगों को आपसे बहुत दूर कर सकता है। तो इसका कंट्रोल, टोटल कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि सिचुएशन आए तब आप कंट्रोल भूल गए और जब सिचुएशन गुजर गई तो आप अफसोस कर रहे हैं कि मुझे ऐसे मौके पे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। आप सिर्फ ये रीज़न ढूंढो कि मुझे अगर किसी से कोई कंप्लेन मेरे दोस्त से हुई है तो क्यों हुई है, क्या वजह था, मैंने क्या बिहेवियर ऐसे किया कि उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे ये कंप्लेन हुई कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ दगा किया। उसको कंप्लेन ना करें, बल्कि पहले ख़ुद से ढूंढें अपनी रीज़न, अपने अल्फाज, अपने बिहेवियर। तो यही मैंने कहा कि कुछ प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जो मैच नहीं करते। बूढ़ा बच्चा बराबर कैसे हो सकता है? बच्चा तो बच्चा है, एंजल है, लेकिन एक बूढ़ा इंसान एक तजर्बाकार है, उसने ज़िंदगी के कई मौसम देखे, कई तजर्बों से गुजरा है। तो आप एक आधेड़ उम्र से और एक बच्चे से जो डिफरेंस एक्सपेक्ट करते हैं, उस डिफरेंस को आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो यू हैव टू लर्न दैट कि अगर आप ये समझें कि भाई अब बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमें, चाहे गालियाँ हम उनको दें, चाहे उसको कुछ भी करें, या दूसरे लोग, दोस्त हमारे रिश्तेदार हमें बच्चों की तरह हैंडल करें और हमारी हर बुरी आदतों को इग्नोर करें, इट्स नॉट पॉसिबल। इससे कि वो आपसे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करते। आपने ज़िंदगी के बहुत से मौसम देखे हैं, आपके अंदर शहद की मिठास आनी चाहिए, ना कि जहर उगलना चाहिए। तो मेरा आज का ये तजर्बा है कि ये लेसन याद रखें। इन सब चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी के तजर्बों को भूलने के लिए नहीं आपको दिए गए, आप ये याद रखें और ज़िंदगी को मैथ का सवाल समझें, उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का सवाल ना समझें। एक ही फॉर्मूला है, एक ही ज़िंदगी का तरीका है। नेक इंसान बनोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे। अब आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़बान को, अपने बिहेवियर को कैसे मौके पर किस किस तरह कंट्रोल करते हैं। ज़बरदस्त फ़लसफ़ियाना टॉक शो था, बिल्कुल सही है एज़ यूजुअल आपने जो डिस्कस किया था। 8474751590। आप डोंट कंप्लेन की बात कर रही थी, तो मुझे जो है ना वो एक कहावत जो है ना वो याद आ गई कि पहले वक्तों में जो है ना एक अरबी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो कुछ लोग उसके पास पूछने और सबब मालूम करने के लिए आए कि उसने तलाक क्यों दी है। वो कहने लगा कि अभी वो इद्दत में है, अभी तक मेरी बीवी है, मुझे इससे रुजू करने का हक़ हासिल है। अगर इसके ऐप तुम्हारे सामने बयान कर दूँ तो मैं रुजू कैसे करूँगा। लोगों ने इंतज़ार किया और मुद्दत ख़त्म हो गई और उस शख्स ने रुजू नहीं किया। लोग दोबारा इसके पास आए तो उसने कहा अगर मैं अब इसके बारे में कुछ बताया तो ये उसकी शख्सियत जो है ना वो मस्क करने के मुतरादिफ होगा और कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। लोगों ने इंतज़ार किया, हत्ता कि इस औरत की दूसरी जगह शादी हो गई। लोग फिर इसके पास आए और तलाक का सबब पूछने लगे। इस अरबी ने कहा कि अब चूँकि वो किसी और की इज्जत है और मुरवत का तकाजा यह है कि मैं पराई और अजनबी औरत के बारे में अपनी ज़बान बंद रखूं। तो उसने कैसे जवाज़ ढूंढा कि किसी की बुराई ना करना है। तो आपने कहा ना कि ऐसे मौक़ों पे तजर्बों से सबक हासिल किया। एग्जैक्टली कि किस वक्त क्या बोलना चाहिए और किस वक्त खामोशी रहनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो यही हम सबसे बड़ा मसला यही है कि हम बड़े फिलोसफर बनते हैं, हम बोलते हैं अरे दूसरों की ज़िंदगी से भी सबक हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि आप पर ही गुजरी हो, आप दूसरों की ज़िंदगी से भी सबक हासिल कर लें, लेकिन इंसान का अलमिया यही है कि
वो सबक हासिल करने की जगह उन सबक को भूल जाता है। जब उस पे आता है वो वक्त, तो वो अपनी बदमिजाजी और बुरे अल्फाजों से सबको नवाजता है और फिर वो कहता है ये लोग मुझसे नाराज क्यों हैं, ये लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मेरा दोस्त मुझसे क्यों नाराज है, मेरे घर वाले क्यों मुझसे उखड़े उखड़े से हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी के मुंह पे जहर थूकेंगे तो वो आपको चाटेंगे? यही एक सीधा सा रास्ता है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ लेसन्स। ये ऐसे ही भूलने के लिए नहीं होते कि आप दूसरे दिन भूल जाए और कहें सिचुएशन डिफरेंट थी दिस टाइम। सोनी धरती और अनैर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका पूरा बयान सुना, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया है। और लेकिन ये कि आपको पूरा जो है ना, पूरी तकरीर और पूरा बयान जो है ना, ये एक कहावत बच्चा और बूढ़ा बराबर नहीं हो सकते। वाकई ये बिल्कुल सही, मतलब आपने जो तस्वीर किया है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको जरा सिर्फ एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो इंसान की उम्र 50 के बाद बढ़ती है ना, तो उसकी सबसे बड़ी बात है कि आपको मुझे उस वक्त डिजीज का नाम याद नहीं जिसमें उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है, बात मतलब टोटली खत्म हो जाती है। नहीं, वो तो एक्सेप्शनल केस है ना, आप एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे हैं। मतलब वो केस उसकी शख्सियत का हिस्सा है ना। अच्छा, उसकी नींद में कमी आ जाती है, उसके एपेटाइजर में कमी आ जाती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम लूज हो जाता है, और उसके अलावा फिजिकली और मेंटली चेंजिंग होती है। तो वो उसके अंदर बात नहीं होती जो कि एक आम इंसान के अंदर होती है। तो उसकी जो हरकत और सकनात होती है ना, अब उसकी औलाद बैठी हुई है, उसकी बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अल्जाइमर कह रहे हैं आप? हाँ, डिमेंशिया या अल्जाइमर, हत्ता कि वो अपने नाम से भी बेखबर हो जाता है। जी हाँ, वो डिमेंशिया। यस, वो तो अगर उसके घर वाले अगर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनको ये बीमारी होगी तो देन दे कैन इग्नोर। मगर अब एक बूढ़ा अगर एक्सपेक्ट करे और इस तरह करे तो फिर तो अच्छा, बूढ़े आदमी की सीधे से एपेटाइजर में, उसकी नींद के मामले में आपकी बात जो है वो सही है, लेकिन ये कि उसमें 10% 20% एक्सेप्शन भी है। हाँ, नो डाउट। यहाँ पे जो नर्सिंग होम का जो ताल्लुक है, या नर्सिंग होम का जो सिस्टम है, घर के अंदर वो बूढ़े अफराद उस तरीके से मेडिकली और मेंटली उनकी वो देखभाल नहीं हो सकती, जब भी उनको वो नर्सिंग होम के अंदर मुंतकिल करते हैं कि वो अपनी औलाद को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। यानी वो मुहावरा बिल्कुल टोटली गलत नहीं है, वो मतलब उसके अंदर वो खास एक्सेप्शनल लोगों के लिए, आई अंडरस्टैंड। एक्सेप्शनल लोग, लेकिन एक्सेप्शनल लोगों को भी आप उसे निकाल नहीं सकती ना। अगर 20% भी आप उसको है तो उस आपकी बात किसी हद तक सही है, लेकिन ये कि वो जो लोग जो अपनी फिजिकल और मेंटली एबिलिटी को खो देते हैं, वो बिल्कुल बच्चे के बराबर हो जाते हैं। आप देखें, ना उन्हें नींद आती है बेचारों को, और ना ही उनकी खुराक उनको मिल पाती है, ना ही वो सही टाइम पे खा पाते हैं। हत्ता कि ऐसे भी हो जाते हैं कि मुंह से खाना गिर रहा होता है और वो जो है ना अजीब अपसेट के कंडीशन के अंदर वो तो नहीं, मेरा उनका मकसद नहीं था। मेरा एक्सेप्शनल केस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो होते हैं एक्सेप्शनल केस, लेकिन उसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी कभी कभी हमें बहुत बुरे तजर्बों से गुजारती है। तो हम वो लोग हैं जो बुरे तजर्बों को याद रख लेते हैं, उसमें से अच्छी बातें नहीं वो करते, तो हम में अंदर बहुत जहर भर जाता है। आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोग जो होते हैं बहुत कड़वी बातें करते हैं, कड़वी बातें इसलिए कि वो बात भी जो है ना, वो भी एक्सेप्शन में कि अक्सर जो बूढ़े हमारे इंडिया पाकिस्तान में 50-50 है, वो एक्सेप्शनल केस नहीं है, वो 50-50 हो जाते हैं, मजीद मेहरबान हो शफीक तो आजकल बहुत कम ही रह गए हैं। हाँ, और वो ये है कि वो बात भी एक्सेप्शनल केसेस में आ जाते हैं कि बाद बूढ़े जो है ना बहुत ही गुस्से भरे हो जाते हैं, उनकी भी तादाद जो है एक्सेप्शनल नहीं आती। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत। हाँ जी, मतलब ये कि हम ये कहते हैं कि जिंदगी ने हमें जो दिया वो हम लौटा रहे हैं, लेकिन जिंदगी ने हमें जो दिया, आप ये देखें ना, जिसने आपको दिया आप उसको तो नहीं लौटा रहे ना। आपका तो निशाना एक तीर कमान मारने वाला है, आप उसको एक तीरकश और कामयाब तीर कमान वाला क्यों कहेंगे जब वो उस एग्जैक्ट पॉइंट को हिट करना सीखेगा जो 100 पे है। अगर वो इधर उधर हिट कर रहा है तो इसका मतलब है उसे जहर तो किसी और ने दिया, उसे अल्फाजों का जहर, उसका एनवायरनमेंट का जहर, लेकिन वो थूक किसी और पे रहा है। तो उसको उम्र के साथ इस बात को समझना चाहिए कि मुझे अगर मेरे हालात ने कुछ जहर भरे वो दिए हैं, वक्त दिया है, या कुछ ऐसे मेरे साथ ताल्लुकात हुए, ऐसे मेरे साथ वाक़यात हुए, तो मैं उन लोगों को सजा ना दूं जो इसके कसूरवार नहीं है। हमें ये समझना चाहिए ना, हम यही तो गलती करते हैं, फिर हम गुनाहगार भी बनते हैं, फिर हम दोज़ख में भी जाते हैं। तो एक सीधी सी बात है कि या तो आप डायरेक्टली उसको बोलना सीखें जिसने आपको ये
दिया है। अब किसी की फर्ज करें किसी के पेरेंट्स ने किसी के साथ बुरा सलूक किया, एक ही घर के दो बच्चे हैं, पेरेंट्स ने दोनों के साथ बुरा सलूक किया, उस घर में मुस्तकिल लड़ाइयाँ हो रही, लेकिन क्या वजह होती है कि एक बच्चा बहुत ही नेक निकलता है, वो ये सोचता है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ जो कुछ किया अब मैं अपनी औलाद के साथ नहीं करूँगा, इसलिए कि वो उस दर्द को, उस फ़र्क को फील करता है कि मेरे साथ जब हुआ ये सब कुछ तो मैंने कितना पेन सहा। उसके बजाय दूसरा बच्चा आप देखें, उसके अंदर इतना जहर भर जाता है कि वो वही सलूक अपनी बीवी के साथ करता है, अपने बच्चों के साथ करता है। तो ये डिफरेंस क्यों? इसलिए कि एक ने अपने तजर्बों से शहद नहीं चुना और एक ने जहर ही लिया अपने अंदर, और एक ने शहद ले लिया। तो यही फ़र्क होता है कि इस दो चीज़ों को अलग कैसे रखा जाए। उसी को मैच्योरिटी कहते हैं, और ये मैच्योरिटी आपको सिर्फ दूसरे रिश्तों को हैंडल करने में काम नहीं आती, बल्कि वो आपको एक नेकी के पाथ पे भी ले जाती है जो आपको जन्नत तक पहुंचाता है। इससे कि आप ये भी तो सीखते हैं ना कि जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया चलो मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। ये आपको पेशेंस भी सिखाती है, बहुत चीज़ें सिखाती है। इससे कि अगर आपके घर वालों ने आपके साथ बुरा किया, वो तो मरखब गए, अब आप बदला ले रहे हैं अपनी औलादों से, अपने ख़ानदान वालों से, अपने भाई बहनों से। क्या तरीका है ये? आपने ज़िंदगी में यही सीखा कि एक का बदला दूसरे से लिया जाए जो बिल्कुल मासूम है। तो यही फ़र्क को सीखने को मैच्योरिटी कहा जाता है। 8474751590। और मैं तो खैर आपके टॉक शो और इनकी जो कॉल थी उस कंक्लूजन पे पहुंचा कि हमेशा चाहे आप ख़ानदान में हो, कम्युनिटी में हो, दोस्तों में हो, जो भी ज़िंदगी की तजुर्बे से मिठास निकाल के वही याद रखें। आगे बढ़ता है, और वो फिर आगे वही मिठास अपने औलादों तक या अपने रिश्तेदारों तक, अपने दोस्तों तक, अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाता है, वही ज़्यादा बेहतर इंसान कहलाता है अपने बुढ़ापे की एज में, जो एक सर्टेन एज तक पहुंच जाता है। और कड़वा बोलने वाले जिन्होंने कड़वास सीखी होती है उनको कोई भी पसंद नहीं करता। तो अगर आप किसी भी जगह जाएं, कोई अजनबी भी बुज़ुर्ग मिले, वो आपसे किच करे, उल्टी सीधी बातें करे, तो आप जो है ना उसको अगली मुलाकात उससे नहीं करना चाहोगे। लेकिन कोई ऐसा बुज़ुर्ग मिले जो आपसे, खातून मिले या कोई बुज़ुर्ग मिले जो आपसे मीठी बातें करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें, तो वो आप उसके साथ दोबारा भी मिलना चाहोगे, उससे दोबारा भी कंपनी करना चाहोगे, दोबारा उससे बात करना चाहोगे। तो ये एक इंसानी नेचर है डेफिनेटली, कि आपने जो कुछ ऑब्ज़र्व किया है पूरी अपनी लाइफ में, उसमें जो है ना फ़िल्टर कर दें और मीठी बातों को अगली नस्लों तक, अपने दोस्तों तक, अपनी कम्युनिटी तक पॉजिटिव और अच्छी बातें पहुंचाएं, तो हर कोई आपको, आपकी शख्सियत को पसंद करेगा। और सबका बेस है मोहब्बत अगर आपने करना सीख ली ना, अपने अंदर से कड़वाहट को मैंने कंट्रोल करने का बताया कि अगर आप में कड़वाहट भर गई है, आपको गुस्सा आता है, तो बहुत से हल है। पंचिंग बैग बताया, मेडिटेशन का आप कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से अपनी बातों में, अपने बिहेवियर में, अपने वर्ड्स में कंट्रोल करना सीखें। ये आपकी मैच्योरिटी की बात है। और मेरे नज़दीक 40 ईयर्स के बाद अगर कोई मिसबिहेव करता है तो उसे माफ़ नहीं करना चाहिए, उसको वाकई बोलना चाहिए कि तुमने ज़िंदगी के तजर्बों से कुछ नहीं सीखा, बुढ़ा सठिया गया है 40 ईयर्स के बाद। 40 में ही बुढ़ा कर दे रही है। हाँ, नहीं 40 ईयर्स में नहीं, मेरे ख्याल में 40 ईयर्स के बाद आजकल की जो फास्ट लाइफ है उसमें 40 ईयर्स तजर्बों के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद आपने उसका रिएक्शन शो करना होता है कि आपने ज़िंदगी के तजर्बों से क्या सीखा। सोनी धरती और अनैर। हेलो, मैं जीनत बोल रही हूँ। जी आपके सभी सुनने वालों को मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो, और आपकी फैमिली को भी। हमने शुरू में मैरी क्रिसमस का सॉन्ग भी बजाया था, अगर आपने सुना हो तो। कभी कभी बुजुर्गी के हिसाब से सो जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है देखना। आपका जो टॉपिक है ना वो बहुत मुश्किल है लोगों को समझना। ये मैंने कहा नहीं, मेरे लिसनर बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकल। एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू एज, अगर ये सब पढ़े तो आपका टॉपिक बिल्कुल फिट बैठता है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जीनत जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी है। आप अपनी लाइफ में जो साइकोलॉजी नहीं पढ़ा, उनको समझ आ गया। लाइफ में जो है ना वो लर्न करते जाएं, और अच्छी अच्छी जो लर्न कर रहे हैं चीज़ें उनको आगे बढ़ाते जाएं, जो बुरी चीज़ें लर्न करें उनको जो है ना ट्रैश बैग में फेंकते जाएं। आप मेरी बात सुनिए, हमारे पेरेंट्स अंगूठा छापते लेकिन जीनियस थे। हाँ, और हम पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। हाँ, पढ़ लिख के डुबो दिया। मेरा दूसरा मुहावरा भी तो सूट करता है ना, पढ़ लिख के डुबो दिया। मैंने जैसे कहा, हमारे पेरेंट्स स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए। हमारे फादर तो गए भाई कॉलेज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इतने जीनियस थे कि उन्होंने हमें यहाँ तक पढ़ाया कि हम
दुनिया से टक्कर ले सकें, लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं कि हम दुनिया से टक्कर नहीं ले सकते। तो दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ, और मैं समझती हूँ कि इसके लिए आपको कोई डिग्रीज की जरूरत नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो जिसको आप अगर सीख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इससे सारी दुनिया फतह की जा सकती है। मोहब्बत से सारी दुनिया फतह की जा सकती है और बदमिजाजी से सारी दुनिया को दूर भगाया जा सकता है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। लेंगे कमर्शियल ब्रेक और इस टॉक शो के लिए हमारे साथ ताउन किया था अवामी बाज़ार ने। अनमोल कैटरिंग, अनमोल के खानों की क्या बात है, लोग उस तकरीब को भूल जाते हैं जो अनमोल ने कैटरिंग की हो, मगर अनमोल के खाने याद रहते हैं। तकरीब 100 की हो या हज़ारों की, अनमोल कैटरिंग का खाना आपको पहुँचता ऑन टाइम एवरी टाइम। और लाइव बारबेक्यू आप चाहें तो आपकी तकरीब ऑन स्पॉट भी होता है। अपनी तकरीब को यादगार बनाएं, अनमोल से कैटरिंग कराएं। और कैटरिंग के लिए शेफ साहब का नंबर पर कॉल करें 773-610-4995। विंग जोन, यमी ज़बी हलाल ओरिजिनल बोनलेस विंग्स एंड बर्गर। लंच स्पेशल रोज़ाना इनके पास 11 बजे से 4 बजे तक होता है। 599 में बर्गर, विंग्स, फ्राइस एंड ड्रिंक। 65 सेंट्स विंग्स। पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होते हैं। बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, यहाँ पे लोगों का बड़ा रश होता है। इनके 1 से 2 लोकेशंस हो गई हैं। जो ओरिजिनल इनकी लोकेशन है 2115 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में है। इनका फ़ोन नंबर है 6306352280। और इनकी दूसरी लोकेशन मैकॉर्मिक और टूई के कॉर्नर पर है। कोई सवाल कर दिया जाए इस हवाले से, उस जगह का नाम बताएं जो मर्द बनाते हैं मगर वो वहाँ नहीं जा सकते। उस जगह का नाम बताएं जहाँ जो मर्द बनाते हैं लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकते। आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग, जी हाँ, आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग लेडीज वॉशरूम। ओह वाह 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 Is वाह, that right? बिल्कुल राइट, आप जीत गई हैं। अच्छा, मैं जीत गई आज। तो मैं अपना ही नाम दे दूंगी। आप ट्रूली जीनियस हैं। हाँ, मैं तो समझा कि किसी कोई नहीं बता सकेगा, ऐसे जहन में मेरे आया। लेडीज वॉशरूम को मेंस बनाते हैं सारे, लेकिन वो खुद वहाँ नहीं जा सकते। वेरी गुड, आप जीत गई हैं जी। Okay, I'm the winner। हाँ जी हाँ। तो कारपेट्स की कोई भी आपको नीड हो जो है ना, वो आप आके कारपेट्स एंड फ्लोरिंग चले हैं जो 6346 नॉर्थ क्लेमोंट पे हैं, क्लेमोंट और डिवॉन के कॉर्नर पे। इनको यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। इनका फ़ोन नंबर 7739880348। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़बी हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त इनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस है, पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबाओं के अनमोल ग्रोसरी आता है। शरिया बोर्ड शिकागो से तस्दीक शुदा। फ्रेश पकाएँ फ्रेश खाएँ, अनमोल से ग्रोसरी गोश्त लाएँ। इनका एड्रेस है 2753 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर 872-208-3373। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है। जी हाँ, ख़वातीन जो हैं वो खाना ना पकाएं। जुम्मा इतवार को इटालियन एक्सप्रेस चले आएँ, जो 12 बजे से शाम 4 बजे तक बफ़े लगाते हैं। 1199 में जितना चाहें यहाँ खाएँ। वहाँ पे 24 से ज़ायद रिवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने, ग्रिल आइटम्स वगैरह होते हैं, पिज़्ज़ा होता है और दूसरे नगेट्स भी होते हैं बच्चों के लिए। पूरी फैमिली के साथ खाना पकाने में अपना वक्त ना ज़ाया करें। जी हाँ, इटालियन एक्सप्रेस चले आएँ जो लोकेटेड है 2041 ब्लूमिंगडेल रोड, ग्लेंडल हाइट्स में। इनका फ़ोन नंबर है 6305397600। इटालियन एक्सप्रेस है। साबरी निहारी, शुरू से अब तक खानों का एक जैसा म्यार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फ़ाइन डाइनिंग का शाहकार। पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ़ उठाएं। जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे साबरी निहारी चले आएँ। इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ USA, सदका अकीका कुर्बानी। अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या ख़ुद ये फ़रीज़ा अंजाम दें। आयशा पटेल की निगरानी में पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएँ। शरिया बोर्ड से मंजूर शुदा है। रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में। उनका एड्रेस है 6260 किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय। मंडे थ्रू फ्राइडे सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक खुले रहते हैं। जाने से पहले, पिकनिक मनाने से पहले फ़ोन कर लें 773-610-4995। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट डिवान एवेन्यू शिकागो पे। यहाँ का जब नाम आता है तो एक ही नाम जहन में आता है, शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई का। पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते, होलसेल पान की कैटरिंग करानी हो या कड़ी पत्ता लेना हो, इनके पास अभी कड़ी पत्ते भी बड़े ज़बरदस्त फ्रेश आए हुए हैं। कड़ी बनाएं, ख़ुद भी खाएं, मुझे भी खाएं। सोफिया को बगैर पकौड़ों की कड़ी खिलाएं, मुझे पकौड़ों वाली कड़ी खिलाएं। मुझे गुजराती कड़ी पसंद है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। कड़ी और पीले चावल खिचड़े। जी हाँ, और किसी भी तकरीब में आपको पानों की कैटरिंग करानी हो, अगर पान की फरमाइश आ जाए
पार्टी मेहमान हो तो ज़रूर आपको पान की फरमाइश आएगी। 7738179791, बस ये नंबर लिख के रख लें, इफ्तिखार भाई को फ़ोन कर लें और वो आपको आके पान की कैटरिंग कर जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। और हमारे शो की जो टॉक शो है उसका स्पॉन्सर हैं हमारे अपने अवामी बाज़ार। सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फ़ोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। जी, ये तो हमारे स्पॉन्सर थे टॉक शोज़ के। जी, अगर आपको कोई कमेंट्स करना है 8474751590, और प्रोग्राम के शुरू में ही बता दिया था क्योंकि मैं 3 दिन से फ्लू का शिकार था और मैं बिल्कुल किसी भी ख़बर से कोई चीज़ से भी अपडेट नहीं हूँ, क्या चल रहा है क्या हो रहा है, इसलिए शायद आज तबसरों को स्किप करते हैं और मैं अपना टाइम जो है ना वो दान करता हूँ सॉन्ग्स के लिए। जी हाँ, ये मुश्ताक भाई आपकी फरमाइश रह गई थी जो तुम्हें कैसे बता दूं कि तुम मेरी मंजिल हो, तो सुनते हैं। और अगर इसके बाद भी कोई थोड़ा टाइम रह जाता है तो आप भी कोई अगर फरमाइश करना चाहें 8474751590। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। उसने खत का यूं जवाब भेजा है, 4 लेकिन है एक हाँ के साथ। ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल। मुश्ताक भाई, आपको ये जवाब आया है, मुझे अब एहतियातन खत ना लिखना, मेरे बेटे को पढ़ना आ गया है। देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संदिल हो, बड़े संदिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल। मैं पूरी पूरी तवज्जो की तलबगार हूँ तुमसे, दुश्मनों से मेरे जो मरासिम है तो मुझसे दूर रहा करो।
इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग पे एक और शेर बनता है। हर कोई पूछता है मुश्ताक भाई से, क्या करते हो तुम, गोया मोहब्बत कोई काम ही नहीं। जी, एक और गाने की अगर आप फरमाइश करना चाहें कोई तो कर सकते हैं। 8474751590। We still have some more time. जी हाँ, बिल्कुल। आज कोई पॉलिटिकल लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने काफ़ी कड़ियों को मिलाने की कोशिश की और कोई भी कड़ी मेरे दिमाग में जो है ना वो मिल नहीं पा रही है। जर्मनी के अटैक को और हल्प और लैपो की जो है वो सिचुएशंस पे मुझे, और जो है वो तीसरा जो उसके साथ हुआ एक रशियन एम्बेसडर का कत्ल टर्की में, और तैयब अर्दगान का झुकाव रशिया की तरफ, रशियन एम्बेसडर का कत्ल। तो आज आप अपने कोई होस्ट चॉइस भी बजा दें ना। हाँ, मतलब मुझे ये कड़ियाँ मिलानी थी, लेकिन मेरा क्योंकि आज बीमारी की वजह से जो है ना वो दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं कड़ियों को मिला नहीं पाया। लेकिन डेफिनेटली अगले वीक इन सब कड़ियों को जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हुई है मिला के लाऊंगा। लेकिन आज जो थोड़ा सा टाइम रह गया है 10 मिनट का, उसमें अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें 8474751590। वैसे तो आप तो ज़बरदस्त शायरी करती रहती हैं, मैं कुछ एक गाने की जो है ना वो शायरी कर लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। एक गाना मुझे जो है ना पाकिस्तानी गाना उसके कुछ बोल शायरी के अंदाज में मैं अपने सुनने वालों के साथ शेयर करता हूँ। ऐसे भी हैं मेहरबान ज़िंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, जानबूझकर बने जो किसी से अजनबी, ऐसे दोस्त से भला क्या गिला करे कोई। इस नज़र में आज भी वैसा ही गरूर है, दूसरों के दर्द से आज भी वो दूर है, तोड़कर किसी का दिल हो रहे हैं शादमां। बारहा ये सोचकर हमको आ गई हंसी, हुस्न के मिजाज में क्यों है इतनी बरहमी, आप ही बताएं हम तो जानते नहीं, लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं, कुछ तो मुंह से बोलिए आप खो गए कहाँ, ऐसे भी हैं मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले। तो ये गाना ही बजा देते, इट्स अ ब्यूटीफुल जैसे सॉन्ग। जानते नहीं। अच्छा, तो आप मैं जो है ना वो शायरी कर रहा हूँ, तो वो आप नहीं कंसीडर कर रही बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम बाकी है। 8474751590। अगर आपको कोई गाने की फरमाइश करनी है, कोई बात करनी है, तो यू कैन कॉल अस 8474751590। आज मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने बोला ना वो कड़ियाँ मेरे जहन में मिल नहीं रही हैं, लेकिन वो हैं बड़ी ज़बरदस्त कड़ियाँ जो नेक्स्ट वीक ज़रूर मिलाऊंगा अपने पॉलिटिकल तबसरों में। दागे दिल मैं गाना सुनाती, लेकिन पूरी गज़ल मुझे याद नहीं। चलो आज खुद को दरियाफ्त करते हैं, चलो आज खुद को दरियाफ्त करते हैं, रूह को जिस्म से आज़ाद करते हैं, कितनी ही बगावतें भरी है दिल में, कितनी ही बगावतें भरी है दिल में, उन्हें बर्दाश्त के साथ शुमार करते हैं। और अभी मैंने जो है ना वो ब्रेक में भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ सुनी थी कि कुछ पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान भी कुछ ऐसी बात हो गई है, कोई एटमी मसले पे कोई मसला खड़ा हो गया है, उसको ही मैं कंसीडर करूँगा अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के लिए कि ये क्या मसला पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एटमी उस पर खड़ा हो गया है। जी, तो अभी आप नहीं कर सकते कुछ डिस्कस? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल आज आप काम नहीं कर रहा। क्यों? मैं मेरे सुनने वाले मुझे जानते हैं कि मैं कभी उल्टी सीधी बातें नहीं करता पॉलिटिक्स की, बिल्कुल ऐसी बातें करता हूँ जो बहुत डीप रूट रखती हैं और जो प्रीटी मच बहुत दूर तक ठीक भी होती हैं जाके। लेकिन ऐसी मतलब जब मेरा ब्रेन वो कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहा हो बीमारी की वजह से, और आप फिर चाहती है कि मैं अपने पॉलिटिकल तबसरे करके अपनी गुडविल को ख़राब कर लूँ। चले मैं फिर एक गाने का वर्ड सुना देती हूँ। दागे दिल हमको याद आने लगी, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगी राह में। 8474751590। तो यूं मिले अगर आपको कोई बात शेयर करनी हो, कोई खबर शेयर करनी हो, कुछ भी कहना हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 8474751590। वरना सॉन्ग सुनते हैं।
सोच कर हमको आ गई हंसी हुस्न के मिजाज में। क्यों है इतनी बरहमी आप ही बताइए, हम तो जानते नहीं लोग हार कर भी क्यों हार मानते नहीं। कुछ तो मुंह से बोलिए, आप खो गए कहाँ। ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में, जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं। जैसे जानते। अच्छा, आज मैंने पॉलिटिक्स के मौजू को नहीं छेड़ा तो कोई भी नहीं है जो पॉलिटिक्स के मौजू पे कोई एक छोटी सी कोई बात भी कर सके आके। सब मैं अगर कुछ मौजू छेड़ देता तो सारे के सारे मुझ पे बिल पड़ते हैं। बहरहाल जब मैं वो उन्होंने फरमाइश की थी इब्राहिम भाई ने वो गाने की, एक दिन बिक जाएगा माटी के बोल, तो उस वक्त मुझे भी पाकिस्तान का एक गाना जो है ना वो बहुत ही पसंद है इसी माटी के हवाले से, कि ये टूटे खिलौने ये मिट्टी के पुतले ये भी तो इंसान है। बिल्कुल। तो मैं वो अपने सुनने वालों के साथ शेयर करते हैं। ये मिट्टी के पुतले ये टूटे खिलौने ये मिट्टी के पुतले ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है। ये पलकों का काजल ये बहनों का आंचल ये माँओं का अरमान है, ये भी तो इंसान है। तमाम सुनने वालों को हमारी तरफ से नया साल मुबारक हो। हम जब अगला शो करने आएंगे तो नया साल शुरू हो चुका होगा 2017। तो इंसान सबको बहुत बहुत मुबारक हो और सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो इंसान जी। है। हैप्पी न्यू ईयर। अभी नेक्स्ट वीक हमारा न्यू ईयर का शो होगा, तो सारे मैसेजेस न्यू ईयर के जो भी आप मैसेज देना चाहें प्लीज़ कॉल अस 8474751590 नेक्स्ट वीक हमारी